Good morning, students. Our next topic is electrostatic force. Forces are conservative. हमने इसमें प्रूफ करना है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है कंजर्वेटिव नेचर में की नहीं है। उसको प्रूव करने के लिए हम करते हैं टू प्रूव दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव वी शो दैट वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओवर अ क्लोज्ड पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अगर हम ये शो कर दें कि किसी यूनिट चार्ज को क्लोज्ड पाथ में मूव करने के लिए जो वर्क डन होगा वो क्या हो, जीरो, तो हम जिस फोर्स के कारण उसमें वर्क किया है, जो फोर्स लगाए थे हम वर्क करने के लिए, तो फोर्स क्या कहलाएगी, कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, वी नो दैट अलोंग एनी पाथ एल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इस पाथ में जाते हैं हम, तो हमने क्या किया, चार्ज को यहाँ से लेकर के ए से बी तक, तो वर्क डन हमें मालूम है क्या होता है, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। सिमिलरली अब हम चार्ज को बी से ए लेके आएंगे, बी से ए लेके आएंगे, तो ये पाथ क्या बन जाएगा, क्लोज्ड पाथ बन जाएगा। तो इसमें देखना कि वर्क डन जीरो होता है कि नहीं होता है। तो बी टू ए लेके आएंगे तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फिर बी बी इज ओवर क्यू इज इक्वल दिस। अब 1 और 2 को हम कर देंगे आपस में ऐड। ऑन एडिंग यू विल फाइंड, जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगी और राइट हैंड साइड बी बी माइनस बी ए प्लस वी ए माइनस वी बी, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू जीरो। क्यू चार्ज कभी जीरो नहीं होगा क्योंकि चार्ज के इन पॉजिटिव चार्ज लिए हमने, तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। दिस मीन्स ये जो वर्क डन है, टोटल वर्क डन क्या होगा, ये जीरो। Hence no work is done in moving a unit positive test charge over a closed path in an electric field. Hence electrostatic field and electrostatic force are conservative in nature. Mathematically we can also write, मतलब वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, as a line integral of electric field EDL, बट इसके लिए लिखेंगे हम EDL L, इसके लिए लिखेंगे EDL L डैश, बट ये पाथ कैसे क्लोज्ड, तो इंटीग्रल हमारा क्या बन जाता है, ये इस इंटीग्रल को हम लिखते हैं क्लोज इंटीग्रल, क्लोज लूप के लिए ई डॉट डी एल, ये जीरो है तो इज इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू जीरो, और ई डॉट डी एल इज इक्वल टू जीरो। दस लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ क्लोज पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो। नेक्स्ट वन मोर टेक, चार्ज एक्सपीरियंसेस अ फोर्स फ्रॉम द हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसको समझते हैं कि चार्ज फोर्स कैसे एक्सपीरियंस करता है। तो एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे घर में सभी के घर पे टेरेस के ऊपर वाटर टैंक होता है और नीचे किचन में टैप लगी होती है, तो वाटर हमेशा कैसे फ्लो करता है, टैंक से टैप की तरफ, मीन्स हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। वहाँ पे पोटेंशियल क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। तो वैसे ही चार्जेस भी क्या मूव करेंगे, जो चार्जेस होंगे वो हमेशा कहाँ मूव करते हैं, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की तरफ। जो भी हम किसी चार्ज को पोटेंशियल में रख देंगे, अगर यहाँ पे पोटेंशियल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है और यहाँ कम है, तो अगर यहाँ चार्ज हमने यहाँ रखा तो चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस। वर्डिंग से क्लियर है, इक्वी मीन्स इक्वल, पोटेंशियल सरफेस मीन्स ऐसा सरफेस, उस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर चार्ज के हो, सॉरी पोटेंशियल क्या हो, सेम। तो सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ विच द पोटेंशियल इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसा सरफेस जहाँ पे उसके सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या रहता है, सेम। अगर 10 है एक पॉइंट तो हर एक पॉइंट पे क्या होगा, पोटेंशियल 10 10 10। तो ऐसा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करते हैं, क्या वर्क डन क्या होगा उसके ऊपर। अब वर्क डन का फॉर्मूला सभी को मालूम है, वी बी ए और क्यू इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। अभी हमने बात की पोटेंशियल क्या होता है सरफेस के ऊपर, सेम मीन्स वी ए इक्वल टू वी बी होगा, तो पोटेंशियल यहाँ से क्या जाएगा, सेम होगा, तो सेम पोटेंशियल माइनस वी क्या हो जाएगा, जीरो। वर्क डन क्या जाएगा वहाँ से, जीरो, तो मीन्स वर्क डन ऑन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। ऑलवेज रिमेंबर दिस कैरेक्टरिस्टिक कि वर्क डन क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, जीरो। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस इज 90 डिग्री। एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, पॉइंट चार्ज लिया हमने। अब पॉइंट चार्ज के कारण हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या रेडियली आउटवर्ड्स होती हैं, और एक हम क्या करते हैं, एक सेम रेडियस वेक्टर लेते हैं और यहाँ पे एक स्फीयर ड्रॉ कर लेते हैं 3D में। यहाँ तो सर्कल दिख रहा है 2D में, तो स्फीयर ड्रॉ कर लेंगे तो हर एक पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे यहाँ से,
ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे है, ये वाला पॉइंट भी सेम डिस्टेंस पे है पॉइंट चार्ज से, ये वाला भी सेम। तो मीन्स पोटेंशियल क्या बना हर एक पॉइंट के ऊपर, V इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर, ये बना। तो मीन्स पोटेंशियल क्या बना हर एक पॉइंट के ऊपर सेम। तो जो सरफेस हमने सबको ज्वाइन करके बना लोकस लेके हमने, तो एक स्फीयर बना, तो इसे हम क्या कहेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे जा रही है और ये सरफेस है हमारा, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो यहीं से हमें आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सरफेस के बीच में क्या है ना कि एरिया वेक्टर, ध्यान रखना है सरफेस के बीच में, ये जो सरफेस बना इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना हमेशा 90 डिग्री। एट एवरी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट राइट एंगल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, हमेशा हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ सरफेस के साथ, यहाँ पे 90 डिग्री, इस सरफेस के साथ भी 90 डिग्री। हाउ डू दे विल लुक लाइक? अब इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैसे दिखते हैं? तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं वो हमेशा आपस में पैरेलल होते हैं। इस केस में ये हमने r1 रेडियस का वेक्टर होकर दे इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, r2 रेडियस वेक्टर ड्रॉ कर लिया हमने, नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस बना, r3 रेडियस वेक्टर लेकर एक नया इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया। अब इस सरफेस का पोटेंशियल डिफरेंट है, इसका डिफरेंट है, इसका भी क्या है डिफरेंट आपस में, बट इस सरफेस के ऊपर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल क्या सेम। लाइकवाइज इसके भी हर एक पॉइंट सरफेस के ऊपर जो पॉइंट है पोटेंशियल क्या है सेम, वैसे इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या है सेम। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी क्या है इक्विपोटेंशियल सरफेस, बट आपस में कैसा है ये, तो आपस में क्या देखेंगे हमेशा एक दूसरे के पैरेलल, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा क्या होंगे एक दूसरे के पैरेलल। सपोज यहाँ पे these are equipotential surfaces, now how do they will looks like? तो equipotential surfaces are parallel to each other. Next is if we know E vector electric field, we draw equipotential surfaces or vice versa। अगर हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मालूम है, ओके, तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रॉ कर सकते हैं, या उल्टा मीन्स अगर हमें पता है इक्विपोटेंशियल सरफेस मालूम है कौन सा सरफेस इक्विपोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें पता ही है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस आपस में करते हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सपोज हमारे पास दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एक का पोटेंशियल है 250 वोल्ट और सेकंड का पोटेंशियल है 200 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या आएंगे इनके परपेंडिकुलर जाएंगे, और डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की हमेशा हाई पोटेंशियल टू low potential. Direction of field lines are always high potential to low potential, always perpendicular to surfaces, वैसे ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कैसे बनेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है कंसिस्टिंग ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होता है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अब प्लस क्यू का कारण देखें हम, तो प्लस क्यू के कारण इक्विपोटेंशियल सरफेस के बनते हैं स्फीयर्स बनते हैं, पॉइंट चार्ज है ये स्फीयर्स बनाएगा यहाँ पे अपने, वैसे ही नेगेटिव चार्ज भी क्या बनाएगा स्फीयर बनाएगा अपने। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, प्लस चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शंस आ गई है सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शंस आ गई। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस हम इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं तो वो स्फीयर बन जाएंगे। अब एट द सेंटर ऑफ डाइपोल पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज क्या होगा पॉजिटिव होगा, और माइनस क्यू चार्ज क्या होगा नेगेटिव। तो टोटल पोटेंशियल क्या बनेगा इस पॉइंट पे जीरो, मीन्स यहाँ पे कोई पोटेंशियल सरफेस प्रेजेंट, इनफाइनाइट पोटेंशियल सरफेस जो होगा ये डॉट लाइन। अब जो स्फीयर्स इस तरफ ड्रॉ बढ़ते जाएंगे ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे, यहाँ का डिस्टेंस करेगा ये इलोंगेटेड तो चलेगा इस तरफ को करते चलेगा ये कंप्रेस, क्योंकि एक के पोटेंशियल दूसरे एक के पोटेंशियल करेगा कंप्रेस करेगा, तो ये क्लोज होते जाएंगे आपस में इस तरफ इनसाइड, और आउटसाइड के होंगे थोड़े दूर दूर होंगे आपस में, तो ऐसे कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ हो जाएंगे। वैसे हम दो अगर पॉजिटिव चार्जेस लें तो उसमें भी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हम बना सकते हैं, क्योंकि कैंसिल तो होंगे नहीं आपस में, कभी कटेंगे नहीं, तो ये ऐसे करके बन जाएंगे ज्वाइन होके। नेक्स्ट, जब हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक लाइंस अलोंग एक्स एक्सिस, अगर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है
तो बताना है कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग एक्स एक्सिस है तो इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होगा, सरफेस अब ये उस सरफेस के ऊपर 2D डायग्राम बनेगा। तो एक्स एक्सिस के जो सरफेसेस होंगे उसके परपेंडिकुलर वो होते हैं वाई-जेड प्लेन में लाई करते हैं। तो वाई-जेड प्लेन जो होंगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल होंगे, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बनेंगे। प्लेन शीट्स पैरेलल टू वाई-जेड प्लेन along x-axis, so equipotensial surface are perpendicular to electric field, therefore equipotensial surface are parallel to y-z planes. now कुछ प्रॉपर्टीज आती है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की। इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। वर्क डन क्या होता है उसके ऊपर, जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर। ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस चार्ज डज नॉट मूव, तो चार्ज क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर मूव नहीं करता है। If there is source and charges do not move, that surface is termed as equipotential surface. अगर if there is a source है किसका, इक्विपोटेंशियल सरफेस का। सपोज हमने एक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस ली जिसका सोर्स यहाँ पे पॉइंट चार्ज होगा, ये पॉइंट चार्ज क्यू जो इसका सोर्स है। अब यहाँ पे हमने कोई चार्जेस रख दिए सरफेस के ऊपर, ये बहुत सारे चार्जेस, ठीक है। If there is a source and charge do not move, that surface termed as equipotential surface. ये चार्जेस आपस में यहाँ पे इसके ऊपर मूव नहीं करेंगे, यहाँ पे तो यहीं पे रहेगा, ये यहाँ तो यहीं रहेगा, मूव नहीं कर रहा है, यहाँ से यहाँ नहीं जा रहा है, इनसे चार्ज यहाँ से यहाँ नहीं जाएगा, तो ऐसा सरफेस क्या कहलाएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इन द कंडक्टर चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड सेटल डाउन, मूव टू द सरफेस एंड डू नॉट मूव। हमने पढ़ा है कंडक्टर जो होता है, जो मेटल होती है, अगर हम उसको चार्ज दें, जैसे उसके ऊपर चार्ज जाता है कंडक्टर के ऊपर, मेटल सरफेस के ऊपर, मेटल के ऊपर, तो चार्ज कहाँ चला जाता है, वो कहाँ मूव करता है, टुवर्ड्स द आउटर सरफेस की तरफ मूव करता है, और सरफेस के ऊपर जाके हो जाता है वहाँ पे सेटल डाउन, मूव टू द सरफेस एंड डू नॉट मूव। दिस इम्प्लाइज एनी मेटल कंडक्टर इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो कोई भी जो कंडक्टर उसका सरफेस क्या होता है, हमेशा इक्विपोटेंशियल surface. Now to prove that electric field is normal to conductor surface, तो हमने प्रूव करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है परपेंडिकुलर होती है किसके, कंडक्टर के सरफेस के। तो इसको प्रूव करेंगे। अब हम सपोज कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट मेक 90 डिग्री एंगल विद द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सरफेस के साथ, जो ये सरफेस है इसका 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही है, ऐसे थीटा एंगल बना रही है कोई। लेट मेक्स थीटा विद द सरफेस, तो इसके कंपोनेंट आएंगे ई कॉस थीटा आएगा और एक आएगा ई साइन थीटा। ई कॉस थीटा जो अलोंग द सरफेस होगा और ई साइन थीटा उसके नॉर्मल होगा। आगे मारना, इट विल अप्लाई फोर्स ऑन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो वहाँ पे अगर चार्ज रखे वहाँ पे तो उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बना, क्यू ई कॉस थीटा, ड्यू टू विच चार्ज विल मूव सिंस चार्ज इज नॉट मूविंग। अभी यहाँ पे चार्ज रखा हमने पड़ा इस सरफेस के ऊपर, और मेटल के सरफेस को पता है कि चार्ज कभी मूव नहीं करता है। अगर इस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी, अगर ये प्रेजेंट है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके कारण चार्ज क्या करेगा, इस तरफ को मूव करेगा। ओके, बट हमें पता है किसी मेटालिक सरफेस के ऊपर चार्जेस कभी मूव नहीं करते हैं। सिंस चार्ज इज नॉट मूविंग देयरफॉर एफ इज इक्वल टू 0, ये पुट करेंगे हम, फोर्स नहीं लगती उसके ऊपर कोई भी, तो क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो क्यू 0 नहीं है, ई 0 नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, means cos theta 0 होगा। This implies theta is equal to 90 degree. This implies if electric field is always perpendicular to the surface. Electric field has no component along the surface. हमेशा electric field होती है surface के perpendicular होती है। Potential developed due to compression of charges. कुछ नोट्स हैं ये। Potential कैसे develop होता है, जो हम charges को करते हैं compress करते हैं। Whenever we give electric charge to body, its potential will इंक्रीज। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक चार्ज देते चलते हैं बॉडी के ऊपर, उसका पोटेंशियल बढ़ता चलता है। सोर्सेज ऑफ पोटेंशियल टू इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो पोटेंशियल का सोर्स क्या, इलेक्ट्रिक चार्जेस है। नेक्स्ट पोटेंशियल प्रैक्टिकल मीनिंग। पोटेंशियल के अदर प्रैक्टिकल मीनिंग्स क्या है, हाई एनर्जी, टेंशन, हाई पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल। शेल मीन्स कंडक्टर। शेल्स को जनरली हम देख सकते हैं एक फुटबॉल की तरह, जो अंदर से क्या होता है खाली और बाहर से सॉलिड होता है, ठीक है। तो जो शेल होता है
और जो मेटल है, मेटालिक कंडक्टर है, चाहे वो सॉलिड या पूरा भरा हुआ है, जैसे मार्बल है, कंचा जो होता है, वो एक क्या है, फुल फील्ड है, सॉलिड है एक शेप, बट अगर वो कंडक्टर है, मेटल है, तो एक्ट करता है एज अ शेल। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज शेल भी किया होना वहाँ पे टू आर्टिकल्स। तो शेल से समझना हमेशा कंडक्टर, तो शेल मीन्स फुटबॉल की तरह जो अंदर से क्या है, खाली। तो इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, कोई चार्ज दिया हमने, टोटल चार्ज क्यू दिया, तो वो कहता है जब भी हम चार्ज देते हैं किसी कंडक्टर को, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और कहाँ शिफ्ट कर जाता है, मूव कर जाता है थ्रू आर द आउटर सरफेस ऑफ द शेल। तो यहाँ रिसाइड कर जाता है शेल पे जाके, तो ये कर गया। तो टोटल चार्ज हमने क्या मान लिया, क्यू है। अब हमने पोटेंशियल निकालना ड्यू टू दिस चार्ज शेल। तो हम फर्स्ट फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट पी पे कितना पोटेंशियल होगा। तो इस आर्टिकल को करने के लिए हम क्या कंसीडर लेंगे, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेंगे, पॉजिटिव चार्ज लेंगे +1 यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, और हम उसे कहीं इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक लेके आएंगे इसके पोटेंशियल में। तो हम वर्क करेंगे तो एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो वर्क जो किया हमने वो क्या आएगा, वर्क अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। हम कितना चार्ज लेके आ रहे हैं, टेस्ट चार्ज +1 इक्वल टू W। तो वर्क जो होगा वो किसके बराबर बन जाएगा तब, पोटेंशियल के बराबर। तो हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आएंगे P पॉइंट तक, तो उसके कारण जो चार्ज स्फेरिकल शेल के कारण क्या बनेगा यहाँ पे, पोटेंशियल। तो हमने +1 चार्ज मान लिया, यहाँ तक लेके आए। अब शेल है, अब शेल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती हैं, तो लास्ट प्रीवियस आर्टिकल्स में क्या होना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इसमें रेडली आउटवर्ड होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स होती है रेडली आउटवर्ड निकलती हुई। तो रेडली आउटवर्ड निकल रही हैं तो ऐसा लगता है कि वो इसके शेल के सेंटर से निकल रही हैं, ठीक है, सेल से निकल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम मान लेते हैं इसके सेंटर से निकलती हुई जा रही है, ये ओरिजिन है इसका। और शेल में हम ये भी सपोज करते हैं कि ये जो चार्ज है ये कहाँ पे कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द शेल पे माना जाता है। क्यू का टोटल चार्ज कहाँ कंसंट्रेटेड होगा इस केस में, एट द ओरिजिन ऑफ द शेल, सेंटर पे। तो अब इसके कारण, इस पॉइंट चार्ज कारण इस पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होता है, आर्टिकल का फॉर्मूला मालूम ही है। तो V पोटेंशियल आउटसाइड, फर्स्ट हम मानते हैं ऑल चार्जेस आर सपोज टू प्लेस्ड एट सेंटर। तो V आउटसाइड, तो एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पे, उसके कारण पोटेंशियल क्या होगा इस पॉइंट पे, हमें पता है ये V एट P, या आउटसाइड जो लिख रहे हैं हम, V आउटसाइड इज इक्वल टू VP इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज बना रहे पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस। तो हम डिस्टेंस मान लेते हैं कितने डिस्टेंस पे, ये R डिस्टेंस पे, तो इतना पोटेंशियल आ जाएगा इसके पास। अब सेम हम इसी चार्ज को, टेस्ट चार्ज को और आगे लेके आते हैं इस पॉइंट तक। सपोज नंबर में बात करते हैं तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल यहाँ पे है 20 बन रहा है, जैसे और क्लोज ले आएंगे इस पॉइंट तक ले आएंगे और R डिस्टेंस हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो VP क्या करेगा, इंक्रीज। तो मान लेते हैं 40 होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे आ जाएगा चार्ज, तो कितना होगा पोटेंशियल यहाँ पे 40। वैसे और पास ले आएंगे तो कितना हो जाएगा 60, वैसे ही और पास आते जाएंगे तो और पोटेंशियल कर, जैसे हम शेल के क्लोज आते जाएंगे पोटेंशियल हमारी करती जाएगी इंक्रीज, तो पोटेंशियल क्या करता जाएगा, इंक्रीज। वैसे हम और पास लेते आएंगे लेके और इस सरफेस के आसपास ले आएंगे, तो ये और इस शेल का हम रेडियस मान लेते हैं R। तो जब सरफेस के ऊपर ले आएंगे, इधर तक ले आएंगे हम चार्ज को इसके सरफेस के ऊपर, तो पोटेंशियल कितना होगा उसके ऊपर, तो फॉर्मूला पोटेंशियल क्या बन जाएगा, V एट सरफेस क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन डिस्टेंस कितने सेंटर से उसका, अब R रेडियस R, और ये जो होगा वो V मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पोटेंशियल नहीं हो सकता, मैक्सिमम पोटेंशियल होगा। अब हमने आउटसाइड द शेल भी कर लिया, ऑन द सरफेस ऑफ द शेल भी कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इस चार्ज को इनसाइड ले जाते हैं, इस पॉइंट P पे तक ले आते हैं। अब हम यहाँ पे निकालते हैं पोटेंशियल कितना होगा, तो हम इन्हें ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। तो हम आर्टिकल ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब हम पोटेंशियल निकालना मूव करते हैं तो हमें करना पड़ता है वर्क डन। जो वर्क करेंगे वो स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज क्या होती है, पोटेंशियल। तो वैसे ही हम लेके आ रहे थे 20, 40, 60, सपोज सरफेस के ऊपर आगे कितना हो गया इसका 100। अब आगे और लेके जाना है इसको हमें, तो हमें क्या अंदर लेके जाने में क्या करना पड़ेगा, सिंपली वर्क करना पड़ेगा। तो स्मॉल हम क्या कर देते हैं, स्मॉल वर्क कर देते हैं F/dr। सपोज हमने यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस, यहाँ तक ले आते हैं इस पॉइंट पे, dr डिस्टेंस मूव
किया। तो वर्क डन कितना किया हमने सरफेस से अंदर लेके जाने में, FDR। तो फोर्स कितनी लगाई हमने इसके ऊपर, Q इंटू EDR जो चार्ज हो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पता है शेल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, सभी को मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल क्या होती है, 0। दिस मीन्स वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। तो जब हम चार्ज को शेल के सरफेस से अंदर लेके जा रहे हैं तो हमें वर्क डन कितना कर रहे हैं 0। बट किसी चार्ज को किसी चार्ज को टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट से पास लाते जा रहे थे तो हमने 40-60 सरफेस तक लाने में कितना काम कर चुके थे हम अभी तक 100। तो आगे और लेके जाना था और वर्क होना था, बट अंदर वर्क लेके जाने में वर्क कितना हो रहा है 0। तो पोटेंशियल इनसाइड द शेल के बन जाएगा पोटेंशियल एट द सरफेस प्लस जो हमने वर्क किया अंदर लेके जाने में उसका प्लस होना था। तो ये इनसाइड लेके जाने में वर्क क्या है 0। तो V इनसाइड द शेल इज इक्वल टू V एट सरफेस। तो मीन्स जो पोटेंशियल सेल के सरफेस के ऊपर होती है वही उसके इनसाइड होती है। मीन्स अगर यहाँ पे 100 है पोटेंशियल तो इस पॉइंट B पे क्या होगी 100, इस पॉइंट पे क्या आएगी 100, इस पे भी क्या आएगी 100, इस पॉइंट पे क्या होगी 100। तो पोटेंशियल इनसाइड द शेल क्या रहती है कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। तो इसका हम ग्राफ बना सकते हैं पोटेंशियल का विद डिस्टेंस r वेरी कर सकते हैं इस तरह पोटेंशियल। तो यहाँ पे हम r वेरी कर रहा है 0 से, तो 0 ये है और इस तरफ बढ़ते जा रहे हैं तो r एक कब तक जाएगा, r इज इक्वल टू कैपिटल R तक जाएगा। तो रेडियस तक मान लेते हैं r इज इक्वल टू कैपिटल R। फिर आगे वेरिएशन देखेंगे तो कैपिटल R तक तो पोटेंशियल क्या रह रहा है इसमें 1/4π/Q/R कांस्टेंट मीन्स। तो इसकी वैल्यू क्या चलेगी यहाँ से यहाँ तक सेंटर से चलते हुए R रेडियस तक जाते हुए, तो पोटेंशियल क्या रह रहा है हमारा सेम, तो कांस्टेंट बन गया। बट जैसे हम सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसे वेरी कर रहा है 1/R वेरी कर रहा है। तो 1/R की वेरिएशन कैसी होती है, ऐसी होती है हमारे पास 1/R की। तो आउटसाइड द शेल कैसे वेरी करेगा पोटेंशियल ऐसे वेरी कर जाएगा। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, V इज इक्वल टू हम प्लॉट कर सकते हैं पोटेंशियल का। तो V एट सरफेस क्या है 1/4πε0 Q/R और बाकी बाहर ऐसे वेरी करेगी, इनसाइड भी करेगी, ये पोटेंशियल रहेगा इनसाइड भी शेल के। तो कंडक्टर में पोटेंशियल कितना होता है इनसाइड और ऑन द सरफेस, जो सरफेस के ऊपर होता है वही उसके इनसाइड होता है। Our next topic is electric potential energy stored in closed conductor or a system। तो क्लोज कंडक्टर और सिस्टम में एनर्जी कैसे स्टोर्ड होगी। तो फर्स्ट हम जो सिस्टम कंसिडर करेंगे 2 पार्टिकल सिस्टम लेंगे। तो हम सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस लेंगे। तो हम एक चार्ज लेते हैं Q1 और हम एक चार्ज लेंगे Q2 किसी डिस्टेंस पे होगा, जिसे हम इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पोटेंशियल में लेके आएंगे एट सर्टेन डिस्टेंस R से, यहाँ तक लेके आते हैं। तो जो डिस्टेंस है यहाँ से ये R मान लेते हैं और अभी जो चार्ज पार्टिकल है वो किसी डिस्टेंस X पे है यहाँ से, जिसे हम पॉइंट P बोल देते हैं, इसको Q बोल देते हैं। तो इस Q2 चार्ज को Q1 चार्ज के पोटेंशियल में लेके आना है। तो मीन्स हमें इस पोटेंशियल के अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा वर्क करना पड़ेगा, जो क्या स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो वही हमने निकालना है इस आर्टिकल में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्लोज कंडक्टर और अ सिस्टम, कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो इसे हम ज्वाइन कर देंगे बाय डॉटेड लाइन, इस पार्टिकल को लेके आते हैं यहाँ से। तो ये सब करने के लिए वर्क हम स्मॉल वर्क डन करेंगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करेंगे इसकी फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की। तो इसे हम डिस्प्लेस कर लेंगे dx डिस्टेंस तक। तो यहाँ तक इस पॉइंट से Q पॉइंट से इस Q डैश पॉइंट तक लेके आने में जो वर्क डन करेंगे हम स्मॉल वर्क डन dw। फिर हम क्या करेंगे इंटीग्रेट कर देंगे कैलकुलस का यूज़ करके, फिर हम टोटल वर्क डन एट पॉइंट P तक एट अ डिस्टेंस R तक फाइंड आउट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने कंसिडरेशन लिख ली है, कंसिडर सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस से Q1 एंड Q2। तो जो चार्जेस हम लेंगे Q1 और Q2 प्लस Q1 एंड प्लस Q2। सिंस चार्ज Q1 इज लोकेटेड एट ओरिजिन पे रखा है, वी एक्सपैंड एनर्जी, हम एनर्जी खर्च करेंगे इन ब्रिंगिंग
प्लस Q2 चार्ज एट डिस्टेंस R डिस्टेंस तक लाने में फ्रॉम Q से। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड इज गेट बाय द चार्ज Q2. नेक्स्ट वी फाइंड force on charge Q2 due to charge Q1 by applying Coulomb's law. Force on charge Q2 by Q1 at a distance x is given by F21, 2 के ऊपर लग रही है, 1 लगा रहा है, F21 लिखेंगे उसे हम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस को डिस्टेंस है x, तो उसका क्या जाएगा स्क्वायर. Now we displace this charge Q2 by a small displacement dx. तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देंगे और फोर्स लग रही है उसके ऊपर F21, तो हम क्या करेंगे उसके ऊपर क्या होगा वर्क होगा. तो वर्क डन कितना आएगा हमारे पास V have charge Q2 by little displacement dx, then dW is equal to minus F21 dx. अब यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन क्यों नहीं है, क्योंकि जो फोर्स होगी चार्जेस के हैं प्लस Q1 एंड प्लस Q2, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी इसके ऊपर रिपल्सिव, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या आएगी F21. बट हम चार्ज को क्या ले रहे हैं इस फोर्स के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, तो जो वर्क डन इसके अगेंस्ट करेंगे इसकी फोर्स क्या होगी जो लगाएंगे हम इसके कुल लगाने पड़ेगी अगेंस्ट में, तो वो नेगेटिव होगी, तो हमने पुट कर दिया F21 dx. नाउ नेक्स्ट हम टोटल वर्क डन निकाल लेंगे. यहाँ से टोटल वर्क डन निकालना है तो हम कंसिडर कर लेंगे कि हम चार्ज को कहाँ से मूव कर रहे हैं, इस पॉइंट Q को मान लेंगे इन्फिनिटी से और R तक लेके आ रहे हैं, तो हम टोटल वर्क डन निकालेंगे बाय यूजिंग कैलकुलस. टोटल वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू क्या लिखेंगे हम W इन्फिनिटी R इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रल F21 dx कहाँ से इन्फिनिटी टू R. अब हम इसके ऊपर फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे इंटीग्रल की, इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx इज इक्वल टू माइनस f ऑफ dx होती है, तो लिमिट क्या जाती है अपर क्या बन जाती है लोअर और लोअर क्या बन जाती है अपर और साइन आता है नेगेटिव का, तो वो यूज़ करते हैं यहाँ पे. तो ये प्लस बना देंगे हम इसे, तो ये बन जाएगी R2 इन्फिनिटी F21 dx. अब हम इसे सोल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट कर देंगे F21 की, फिर नेक्स्ट आगे सोल्व करेंगे तो फिर फॉलोइंग स्टेप्स आएंगे, वो मैं राइट डाउन कर रहा हूँ यहाँ पे. हम यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म्स है वो कॉमन ले लेंगे हम बाहर, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, एक्स स्क्वायर अंदर था इसलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू इनवर्स का -2 बन गया. अब इसके ऊपर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व करके आ जाएगी. तो इंटीग्रेशन सोल्व करें हमारे पास आएगी -1/x और टू इन्फिनिटी. अब लिमिट्स पुट करेंगे हम, लिमिट्स पुट की अपर माइनस और नेगेटिव साइन बाहर ले लिया, तो समथिंग हम इन्फिनिटी 0 होती है, तो इस टर्म की हो जाएगी 0, तो हमारे पास क्या बचेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R. तो हमारे पास यहाँ पे वर्क डन आ गया W, और ये वर्क क्या स्टोर्ड होगा इन द टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. तो ये वर्क आया इन्फिनिटी टू R तक लाने में, जिसे हम क्या बोल सकते हैं U एट R, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट R. तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो पॉइंट होता है, ये जो पॉइंट P है, ये जो लोकेशन होती है यहाँ पे प्रेजेंट होगा पोटेंशियल, और जब भी इस पॉइंट पे क्या आ जाएगा कोई एक चार्ज आ जाएगा तो उसके पास क्या स्टोर हो जाएगी एक एनर्जी आ जाएगी. और हमें पता है अगर Q1 चार्ज है इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, सिंपल हम जानते हैं आर्टिकल में, क्योंकि पॉइंट चार्ज कारण पोटेंशियल क्या होता है फॉर्मूला हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 ओवर R. ठीक है, और पोटेंशियल हमने पहले ऑलरेडी किया W इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है पोटेंशियल. तो यहाँ से वर्क क्या बन जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज. तो चार्ज हम कौन सा लेके आए थे Q2, तो Q2 से यहाँ सिंपल हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो डायरेक्ट आर्टिकल हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है यहाँ पे उस वजह से. बट हमें एक आर्टिकल ड्राइव करना है तो ऐसा करेंगे हम. दिस वर्क डन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. ये हमने आर्टिकल ड्राइव किया 2 पार्टिकल सिस्टम के लिए. अब हमारे पास अगर 3 पार्टिकल सिस्टम होता तो उसके लिए क्या करते 3 पार्टिकल सिस्टम में Q1 चार्ज तो है, इस पोजीशन पे इसके कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल है,
तो एक चार्ज हम नेक्स्ट के लिए 3 पार्टिकल सिस्टम कर रहे हैं। अब हम 4 3 चार्ज सिस्टम, ठीक है। तो Q1 Q2 दो चार्ज ऑलरेडी हैं सिस्टम में। अब हम क्या करेंगे, इसमें थर्ड चार्ज को कहीं से इन्फिनिटी से इस लोकेशन तक लेके आएंगे, ठीक है, जो Q1 से कुछ डिस्टेंस पे होगा, Q2 से भी कुछ डिस्टेंस पे होगा, और Q1 और Q2 के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। मान लेते हैं हम R21 डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम, थर्ड चार्ज है R31, और इसे मान लेते हैं हम R32। अब 2 पार्टिकल हमने ऊपर किया कि ये चार्ज यहाँ पे रखा होता ऑलरेडी ओरिजिन पे, तो इस चार्ज को हम लेके आए थे, तो कुछ ना कुछ हमने क्या किया, वर्क पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब अगर 2 पार्टिकल यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है चार्जेस, तो उन चार्जेस के कारण कुछ ना कुछ क्या होगा, इस लोकेशन के ऊपर क्या होगा, पोटेंशियल। जैसे इस केस में इस Q1 चार्ज के कारण इस पॉइंट बी पे कुछ ना कुछ क्या था, पोटेंशियल। वो कितना था, 1/4 Q1/R। तो वैसे ही Q1 के कारण भी इस लोकेशन में पोटेंशियल होगा, Q2 के कारण भी होगा, पोटेंशियल होगा कुछ ना कुछ। तो टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम जितना होगा, फिर जो चार्ज हम यहाँ पे लेके आएंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे उस पोटेंशियल को, हमारे पास क्या आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगी कि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू चार्ज होती है। तो 3 पार्टिकल सिस्टम में क्या होगा, तो पोटेंशियल इसके कारण देखेंगे इस पॉइंट पे, और इसके कारण दोनों का सम इनटू चार्ज से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये तो कांस्टेंट क्या करेगा। अब इसके पोटेंशियल में चार्ज Q2 आया, तो वो क्या बनेगा, Q1 Q2 ओवर R21। अब इसके पोटेंशियल में चार्ज थर्ड आया है, प्लस सम बनेगा Q1 Q3 R31। साथ साथ में ये जो थर्ड चार्ज है ये Q2 के पोटेंशियल में भी आया हुआ है, तो एनर्जी क्या बन जाएगी, सम Q2 Q3 ओवर R32। Similarly, we derive potential energy for four charge system मीन्स 4 पार्टिकल सिस्टम के लिए ड्राइव कर सकते हैं। तो Q1 तो ओरिजिन पे लोकेट होगा, तो फर्स्ट हम Q2 को लेके आए होंगे Q1 के पोटेंशियल में। तो Q2 कितने डिस्टेंस पे होगा यहाँ Q1 से, R21। फिर हम थर्ड चार्ज को लेके आएंगे जैसे पिछले आर्टिकल में किया। थर्ड पार्टिकल सिस्टम तक तो कर चुके थे हम। अब हम 4 चार्ज को लेके आ रहे हैं, तो 4 चार्ज किसके पोटेंशियल में आएगा, Q1 के में भी, Q2 के भी और Q3 के भी। तो हम Q1 को Q4 से ज्वाइन कर देंगे, Q3 को Q4 से और Q2 को Q4 से। तो हमारे क्या बन जाएंगे इसके पोजीशन वेक्टर्स। तो पोटेंशियल लिखेंगे हम U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फर्स्ट Q1 के कारण Q2 के ऊपर, Q3 के ऊपर और Q4 के ऊपर लिख लेते हैं। तो Q1 ओवर Q2 R21, सिमिलर Q1 Q3 ओवर R31, Q1 Q4 ओवर R41। वैसे सेकंड चार्ज के कारण इसके ऊपर और इसके ऊपर, और इनके बीच का तो आ चुका ऑलरेडी। तो Q2 Q3 ओवर R32, Q2 Q4 ओवर R42 प्लस अब Q3 के कारण तो वो एक ही बचा, Q3 Q4 ओवर R43। तो ये टोटल पोटेंशियल बन जाएगा 4 चार्ज सिस्टम के लिए। वैसे हम n चार्ज सिस्टम का भी फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल इज पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सपोज कर लिया हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज हियर प्रेजेंट सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, देयरफॉर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट P, किसी पर्टिकुलर पॉइंट P के ऊपर यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे V होगा। अब हम कहीं से भी समवेयर एल्स हम कोई चार्ज Q लेके आते हैं यहाँ पे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा उस चार्ज Q को यहाँ तक लाने में। तो वर्क डन कितना होता है, वो वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू V। तो वर्क डन किसका होता है, W इज इक्वल टू V इंटू Q। तो इतना वर्क करना पड़ेगा। तो ये वर्क क्या स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट P। सपोज अगर हम उसी पॉइंट के ऊपर
पी पॉइंट के ऊपर। अब हम चार्ज जो लेके आते हैं, नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं, मीन्स सपोज इलेक्ट्रॉन को लेके आते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल इंटू चार्ज। चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर, माइनस ई होता है, इंटू वी, तो इतनी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। तो एनर्जी स्टोर होने इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, ई वी माइनस ई वी। सपोज द पोटेंशियल डिफरेंस इफ वी इज़ 1 वोल्ट। अगर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है, तो चार्ज कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो एनर्जी यू निकालेंगे हम पोटेंशियल कितना पुट कर दिया, 1 वोल्ट पुट कर दिया, और चार्ज के ऊपर चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, सभी को मानो 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। कूलम इंटू वोल्ट कर देंगे, वो होता है जूल के बराबर, कूलम वोल्ट इज इक्वल टू जूल। तो इसलिए ए के आगे एनर्जी ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितनी, 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल। दिस यूनिट्स आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक पार्टिकल फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स। जब हम एटॉमिक एटम्स के साथ डील करते हैं, वहाँ पे जब हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं उनकी, उसमें डील करने के लिए हम जो यूनिट यूज़ करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं मैक्सिमम। तो याद रखना है, जब भी एटॉमिक फिजिक्स में डील करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में डील करनी है। नेक्स्ट, एनर्जी विद इलेक्ट्रॉन केप्ट अगेंस्ट पोटेंशियल वी। कितनी होगी एनर्जी, यू इज इक्वल टू माइनस ई वी, अभी किया। वी अलाउ इट टू रन देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम उसे अलाउ कर देंगे पोटेंशियल एनर्जी, जैसे स्प्रिंग को हमने कंप्रेस करके रखा होता है, तो उसके जो यहाँ पे कंप्रेस किए हुए इसे हम छोड़ते हैं, तो स्प्रिंग ऐसे पुशअप होता है बाहर के लिए, पुश निकलता है बाहर की तरफ जाता है, तो जब वो मूव करता है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक। तो वैसे स्टोर्ड हुई है पोटेंशियल एनर्जी, जब उसे हम अलाउ कर देंगे रन के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा पोटेंशियल से बाहर, वो कितनी काइनेटिक एनर्जी के लेके निकलेगा, जितनी क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी उसमें स्टोर्ड होगी। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ चार्ज। जैसा नेचर होगा चार्ज का, वैसे पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर चार्ज का नेचर नेगेटिव चार्ज है, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, नेगेटिव। पॉजिटिव है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, पॉजिटिव। अब प्लस क्यू, अगर माइनस क्यू लेके आ रहे हैं चार्ज यहाँ पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी यहाँ पे, नेगेटिव। फोर्स कैसी होगी, और अट्रैक्टिव। अगर हम प्लस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज लेके आ रहे हैं क्यू चार्ज को, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बनेगी, फॉर्मूला ये बनेगा, और फोर्स क्या होगी इसमें, रिपल्सिव, एनर्जी क्या होगी, पॉजिटिव। व्हेन देयर इज नो फोर्स, कोई फोर्स नहीं है वहाँ पे, मीन्स आर इज इक्वल टू क्या है, इन्फिनिटी। चार्जेस के बीच में कोई फोर्स नहीं लग रही है, तो कब नहीं लगती, जब दोनों के बीच में चार्जेस के बीच का डिस्टेंस क्या हो, इनफाइनाइट हो, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड फोर्स भी करती है और पोटेंशियल एनर्जी भी करती है। तो आर इन्फिनिटी हो जाए तो नो फोर्स एक्ट होती है, और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या जाती है वहाँ पे, जीरो। फॉर एनी सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जीरो इफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज इनफाइनाइट। नेक्स्ट हम कुछ प्रॉपर्टीज स्टडीज करेंगे। तो हम एक शेल वाला आर्टिकल अभी किया कि शेल में जो पोटेंशियल कितना होता है। अगर इस शेल का पोटेंशियल देखें ऑन सरफेस क्या होगा, वी एट सरफेस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। ये पोटेंशियल इसके इनसाइड भी होगा। अगर हम फर्स्ट केस हम किसी अनचार्ज पार्टिकल को, इसके अंदर हम एक टेबल लगा देते हैं, टेबल रख दिया इसके अंदर हमने, और ये जिसके जो ये इसकी लेग्स हैं टेबल की, ये कैसे ली हमने, नॉन कंडक्टिंग मीन्स वुड की ली हुई है। तो हम चार्ज पार्टिकल को यहाँ से इसके इनसाइड लेके जा रहे हैं, शेल के अंदर, कैविटी बोल सकते हैं इसको, शेल को क्या बोलेंगे हम, कैविटी एक, उसके अंदर लेके जा रहे हैं। तो अनचार्ज पार्टिकल लेके जा रहे हैं, तो जैसे हम अनचार्ज पार्टिकल को यहाँ से लेके जाते हैं, यहाँ रख दिए जाके उस अनचार्ज पार्टिकल को, तो ये बताओ इस अनचार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल कितना होगा। तो इस अनचार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल भी कितना होगा, सेम। क्यों, क्योंकि इनसाइड भी पोटेंशियल क्या है, जितना सरफेस के ऊपर है, तो इस अनचार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल कितना जाएगा, जितना इस शेल के पास है। ठीक है, फर्स्ट ये है। तो फर्स्ट केस, एनी अनचार्ज पार्टिकल टेकन इनसाइड विल राइज टू पोटेंशियल वी। हम इसको वी बोल रहे, पोटेंशियल कैपिटल वी बोल देते हैं, वी एस नहीं बोलते हैं, क्या बोल देते हैं, कैपिटल वी। तो इतना पोटेंशियल हो जाएगा इसके पास। सेकंड केस, अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल को ले जाते हैं, कोई चार्ज पार्टिकल है क्यू, इसको लेके जा रहे हैं इनसाइड द कैविटी, और इसको यहाँ पे रख दिया। अब कोई चार्ज पार्टिकल है ये, तो ऑलरेडी इसके पास अपना क्या होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, पोटेंशियल, उसको मान लेते हैं V1, खुद का पोटेंशियल होगा उसका। तो उसे हम किसी कैविटी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो अब बताओ इस चार्ज पार्टिकल के पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, खुद के पास कितना ऑलरेडी V1 है,
बट साथ में प्लस वी भी मिलेगा ड्यू टू शेल कैविटी के कारण, तो टोटल पोटेंशियल उसका कर जाएगा, बढ़ जाएगा। तो पोटेंशियल ऑन चार्ज पार्टिकल इनसाइड द कैविटी ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द कैविटी, वो कम होगा। तो V at surface is less than this. If we have any charge particle outside with potential V, small v बोलना है या V1 बोल सकते हैं हम, तो V1 बोल लेते हैं, we carry it in the cavity shell of potential V, then total potential of charge particle is V plus V. We have to do work equal to small v. Now case third, if we join the two by conductor, अगर हम इस टेबल के लेग्स को किसी कंडक्टर की लेग्स बना देते हैं, मीन्स मेटल के लगा देते हैं, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, कंडक्टिंग हो गए। तो ये चार्ज विल मूव फ्रॉम, और हमें प्रॉपर्टी पता है कि चार्ज कहाँ से कहाँ मूव करता है, हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और अभी जो चार्ज पार्टिकल यहाँ रखा हुआ है, इसके पास जो चार्ज है, पोटेंशियल है इसका, वो हाई है और सरफेस का पोटेंशियल क्या है, लो है। तो चार्ज कहाँ मूव कर जाएगा, कंडक्ट करके चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा, बाहर की तरफ। तो चार्ज यहाँ मूव कर जाएगा प्लस क्यू, वो भी। तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा सरफेस का उस टाइम पे, तो ये चार्ज मूव कर गया तो सरफेस का पोटेंशियल क्या कर जाएगा, इंक्रीज। If we join the two by conductor, charge will move from higher potential to lower potential, therefore charge will flow from inside to outside shell. फोर्थ केस, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा तब, अगर मानते हैं पहले 1000 माइक्रोकूलम चार्ज थे और 2 माइक्रोकूलम चार्ज हमने यहाँ रखा था, तो वो भी कंडक्ट करने के कारण फ्लो कर गया, तो बाहर कितना हो जाएगा, 1000 2 माइक्रोकूलम बन गया, हायर पोटेंशियल टू लोअर, देयरफॉर ऑन द शेल इट विल इंक्रीज अ लिटिल, चार्ज ऑन स्मॉल पार्टिकल इज 0। ठीक है, तो पोटेंशियल क्या कर जाएगा, सेल का बढ़ जाएगा। तो एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हम यूज़ कर सकते हैं, आगे फर्दर हम पढ़ेंगे कैपेसिटर वगैरह में। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेशन बिटवीन E एंड V, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो कंसिडर कर लेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड गोइंग लाइक दिस डायरेक्शन फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड। फिर हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस ले लेंगे, एक को पोटेंशियल हम V मान लेंगे B का, और एक के पोटेंशियल सरफेस का हम पोटेंशियल मान लेंगे V प्लस dV, मीन्स ए का पोटेंशियल क्या है ज़्यादा और B का पोटेंशियल क्या है कम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही है, हमेशा होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ। अब हम कोई चार्ज पार्टिकल लेंगे Q, उसे हम इस B सरफेस से A सरफेस की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो हमें वर्क करना पड़ेगा उसको मूव करने के लिए, तो हमें फोर्स लगानी पड़ेगी अगेंस्ट दी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो वर्क करेंगे वो स्टोर्ड होगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये कंसिडरेशन लिखी है, फिर हमने स्मॉल वर्क किया, डेल्टा W वो कितना होता है, Q इंटू डी होता है। ठीक है, पोटेंशियल में तो आल्सो डेल्टा W क्या होता है, FDR होता है। FDR F क्या है, FDR कॉस थीटा बन जाएगा। अब थीटा यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री। ओके, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कारण इस तरफ, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, सेम, और हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में, तो एंगल क्या बनेगा, 180 डिग्री, इसलिए थीटा क्या है 180, cos 180 होता है -1, तो वो पुट कर दिया। तो यहाँ से FDR आ गया, तो F क्या है यहाँ पे QE होगा, QE लिख दिया। अब 1 और 2 को हम क्या करेंगे, कंपेयर करने के बाद जो कटेंगे आपस में, QQ कैंसिल, इज इक्वल टू -dV/dr। ये आर्टिकल हमारे पास आ गया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। द मैग्नीट्यूड ऑफ E वेक्टर इज गिवन बाय चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट normal to the equipotential surface at that point. This is called potential gradient. तो हमने निकाल ली, E निकाल ली, इज इक्वल टू -dV/dr। इसी को हमने क्या किया, डिफाइन। तो -dV/dr को हम क्या बोलते हैं, सॉरी dV/dr को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नोट है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस आर क्लोज्ड टुगेदर। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे, आपस में क्लोज होंगे, और जहाँ वीक होंगी वहाँ क्या होंगे, फार होंगे अवे। एंड इन वीक इलेक्ट्रिक सरफेस आर फार अवे, क्योंकि ये dr डिस्टेंस यहाँ पे आ गया, dr इज इक्वल टू -dV/E, तो dr इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, रिलेशन से देख सकते हो। तो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहाँ पे dr डिस्टेंस क्या होगा, कम। तो ये dr डिस्टेंस किसके बीच में था, यहाँ पे ये dr डिस्टेंस क्या था, पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में था, B और A के बीच में। तो
ई ज़्यादा होने से जो डी आर है वो क्या होगा, कम होगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट समरी हमारे पास, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो। तो इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस। और किसी भी चार्ज जो कंडक्टर है वो क्या एक्ट करता है एज ए इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड कंडक्टर। Number third, in the interior of a conductor can have no excess charge in the static situation. तो इनसाइड द कंडक्टर जो इंटीरियर है कंडक्टर का, उसमें कोई भी एक्सेस चार्ज नहीं होता है एट स्टैटिक सिचुएशन पे। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। दैट वैल्यू इज वो जो इनसाइड वैल्यू होती है वो सरफेस के बराबर ही होती है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के सरफेस के ऊपर पोटेंशियल कितना होता है, ये हमने आर्टिकल किया इलेक्ट्रिक फील्ड बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट एक टर्म आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, अब हमें पता है कोई हम चार्ज कंडक्टर क्या कर, किसी चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दे, तो हमें पता है ड्यू टू दैट इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ज़ीरो। तो कोई भी चीज़ हम इस शेल के अंदर रखेंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। एज वी नो द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ज़ीरो वट एवर शेप बी द चार्ज एंड इलेक्ट्रिक field outside any cavity in a conductor remains shielded from outside electric influence. The field inside the cavity is always zero, known as electrostatic shielding. तो मीन्स शील्ड हो जाते हैं। तो जैसे ही फॉर एग्जांपल थंडरिंग वगैरह होती है उस टाइम में अगर हम कार के अंदर बैठे हुए हैं तो कार एक मेटालिक बॉडी है कार की, तो एक एक्ट करती है एज अ कंडक्टर। तो वहाँ से जो थंडरिंग होती है तो बिजली गिरती है, जब नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो बर्न कर देती है हर चीज़ को। बट जब कोई पर्सन कार के अंदर बैठा है तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इनसाइड द कैविटी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज ज़ीरो। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। शील्ड मतलब बचा के रखना, जैसे अम्ब्रेला में शील्ड करता है रेन से।